रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेर। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आज के शो में आपके साथ हम कौन कौन सी स्टोरीज शेयर करने जा रहे हैं। शाहीनों का व्हाइट वॉश करने का ख्वाब अधूरा रह गया। दो दिन बाद ही आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन से महरूम हो गई हमारी टीम। उसके बाद हम जिक्र करेंगे इलेक्शंस की। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वाशगाफ ऐलान सामने आया है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैफ अफ्रीदी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में जो अहम फैसले हुए। शाह चार्ल्स को 73 साल के बाद अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई। लाहौर में ब्लू रोड्स का तस्वुर मुतारिफ करवा दिया गया है और थैलीसीमिया क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तफसील के साथ इन टॉपिक्स को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं और इरफान ज़हीर साहब, जब भी बात होती थी तो हम ये अक्सर तस्करा करते थे कि जी इस दफ़ा वाइट वॉश होने के इम्कानात हैं और आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 1 होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर वन हुआ लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। व्हाइट वॉश का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। जमील जो भी कहते हैं ना, वैसे आई मस्ट से इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं क्रिकेट को लेके, हिज 99% ही इज ऑलवेज राइट। इसी तरह ही होता है, जो भी ये प्रेडिक्ट करते हैं मोस्टली वो सही होते हैं और हम दुआएं मांग रहे थे कि इस दफा जो जमील प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सच ना हो। लेकिन फिर भी हालात ही ऐसे होते हैं, मैं क्या करूं। वेरी रियलिस्टिक अप्रोच जमील। लेकिन वी मस्ट से कि हमारी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा खेले उनकी तरफ से। मुझे लगता है कि जितने भी मैचेस हुए ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस को देखें पूरी टीम की तो दे मेड अस प्राउड। बिल्कुल, ग्रीन शर्ट्स की वनडे में हुक्मरानी महज 2 दिन की मेहमान साबित हुई और न्यूजीलैंड ने आखिरी वनडे में शिकस्त ने रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। आपको बताएं कि आखिरी वनडे में कीवीज ने पहले खेलते हुए 299 रन्स बनाए। ओपनर विल्जिंग ने 87 रन्स की इनिंग्स खेली। इसके बाद जो स्कोर बोर्ड है उसमें 300 रन्स हदफ के ताक़ुब में शान मसूद 60 रन्स पर बोल्ड हो गए। कप्तान बाबर आजम अपने 100वें मैच में सिर्फ 1 रन बना सके। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद की पार्टनरशिप ने जीत की उम्मीद दिलाई थी, ताहम आगा सलमान 57 रन्स पर विकेट गंवा बैठे। तो जनाब, जहां टीम की फतह का ताल्लुक है, वाइट वॉश तो ना हो सका लेकिन 2 दिन के लिए ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम जो है वो नंबर 1 रही। लेकिन ऐसे में हमें कप्तान बाबर आजम के जो एजाज़ात हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान और तीनों फॉर्मेट में दर्जनों एजाज रखने वाले बाबर जो हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे मैच के साथ अपने वनडे करियर की सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। बाबर आजम को क्रिकेट करियर के दौरान अनगिनत रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के साथ इन पहाड़ों जैसे रन्स के जरिए हरीफ टीम को चारों शाने चित कर देने का एजाज भी हासिल है। 59.85 रन्स की उनकी जो है वो एवरेज रही है बतौर कप्तान। 20 वनडे मैचेस में बाबर आजम की एवरेज किसी भी कप्तान के मुकाबले सबसे ज्यादा 75.17 रही है। और बाबर आजम जो हैं उन बहुत से एजाज़ात उन्होंने अपने नाम किए हैं। बाबर की 18 वनडे सेंचुरीज के मैचेस में से 14 मैचेस में पाकिस्तान को फतह मिली और 3 में शिकस्त, जबकि 1 मैच टाई हुआ। कप्तान बाबर आजम वो वाहिद बैटर हैं जो 2 मरतबा 3 लगातार वनडे सेंचुरीज भी बना चुके हैं। कप्तान बाबर आजम के जो एजाज़ात हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है ना। बाबर आजम 757 दिन तक वनडे बैटर्स रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनकी अगर हम एजाज़ात की बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट है। और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम ने बतौर पाकिस्तानी बैटर 474 रन जो है उन्होंने टोटल बनाए और उनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें इस ओडीआई में भी बहुत अच्छी थी। बाबर आजम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फातिहा टीम में शामिल थे। बिल्कुल जनाब, और बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिन्हें आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाज से भी नवाजा गया। 2022 में बाबर आजम ने सगाफिल्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी अपने नाम किया था और 2020 में बाबर आजम ने पाकिस्तान के वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया था।
कप्तान बाबर आजम के बहुत से एहसास हैं जो आपके साथ हमने शेयर किए। माशाल्लाह जितना आप उनको तनकीद का निशाना बनाती थी उतनी ही उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और बल्कि मैं ये कहूंगा आप और इरफान ज़हीर साहब मिलके जो कहते थे बाबर आजम कब चेंज होंगे, ये कप्तान को अब बदल देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, आपके जज्बात टुवर्ड्स द टीम, टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, ठीक है ये बात सही है, लेकिन आप देखें कि आउटस्टैंड किया Can I justify? मेरा लगता है कि T20 में बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी, बीइंग अ कैप्टन, वो उस तरह से इतनी अच्छी नहीं थी। अगर हम टी फॉर्मेट की बात होती है, और हम कभी भी बाबर आजम को नहीं क्रिटिसाइज करते थे, हम ओवरऑल टीम की बात करते थे। और फिर कैप्टनसी बहुत, आई वुड से कि आप बाबर आजम पर तनकीद नहीं करते थे, आप उनकी कैप्टनसी पर तनकीद करते थे बेसिकली। एग्जैक्टली ये मैं उसके साथ इस बात में मैं आपके साथ एग्री करूंगा। थैंक यू जमील। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई बाबर आजम, बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को। बहुत से एजाज़ात उन्होंने अपने नाम किए और ग्रीन शर्ट्स को एक बार फिर सुरखरू किया। आई मस्ट से। ओके जनाब, आगे चलते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है, आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। जस्टिस कार्नेलियस 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस रहे और जब वो रिटायर हुए तो उनके कोई असासे नहीं थे। जजेस को इंसाफ करना है तो जस्टिस कार्नेलियस जैसे औसाफ होने चाहिए। बिल्कुल जी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लीडर्स, इदारे और अवाम आइन की पासदारी के लिए पुरअज़्म हैं, और इस हवाले से सियासी क़यादत ने जो है वो मुज़ाकरात भी शुरू किए। आइन अगर कहता है कि इलेक्शंस 90 डेज के अंदर होने चाहिए तो हमारी ये चॉइस नहीं है बल्कि ड्यूटी है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी बुनियादी जो है वो जिम्मेदारी है, वो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर इस पर जो है वो हम तफसील से बात करें। लाहौर में दस्तूर पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हुकूक के उन्वान से सेमिनार का इनकाद हुआ, जिससे खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें बताया गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, मामलात को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। which have not ended yet, that they have a duty to comply with the Constitution. And we are there to support them. चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का हक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का मजीद कहना था कि अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है, हर शख्स कानून के ताबे है, आइन अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन है। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की, और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। मुल्क का कानून कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। हमें कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब 70% पाकिस्तान डिसइनफ्रेंचाइज है, यानी उनके इलेक्टेड नुमाइंदे 70% पाकिस्तान में नहीं होंगे। क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं, बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। 4200 जगह पे लोग निकले, और मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, कल चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि इलेक्शन 90 दिन में हो, ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि ड्यूटी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इलेक्शन ना करवाने पर बजिद है। तो इस सारी सूरत हाल में जो महाजराई और लफ्जी जंग जारी है, आपके ख्याल में इसका क्या नतीजा निकलेगा, और क्या आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? ये नतीजा तो बिलाखिर यही है कि इलेक्शन होगा। ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही, इससे वो डिटर्मिनेशन नज़र आती है, और वो पहली बार इस डिटर्मिनेशन का इज़हार नहीं किया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा मैं एक आजिज़ आदमी हूँ, उन्होंने कोई इज़हार फ़ख्र नहीं किया, तमकनत से बात नहीं की जैसे माजी के बाद जज करते रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा
कि भाई ये आइन है और आइन की पाबंदी सबको करना होती है। हुकूमत हर बार इस्तेमाल करेगी। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन मुलतवी करने का एहसान मज़ारी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। यही बात नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं। प्लान ये है कि पार्लियामेंट से जहाँ तक मैं जानता हूँ रेजोल्यूशन का वो कर लिया जाए, अपना रेजोल्यूशन नहीं कानून साजी की जाए, 1 साल की तोसी की जा सकती है हंगामी हालात का बहाना बना के। इसमें वो कोशिश करेंगे कि कुछ रिलीफ दे सकें। रिलीफ कहाँ से देंगे? IMF तैयार नहीं है अभी फ़िलहाल, तो IMF से मदद मिलने का कोई इम्कान ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर तो अवामी तहरीक उठ खड़ी होती है, जो मुझे यकीन है इमरान खान साहब से भी मेरी बात हुई कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जलसों में जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है मगर मैं जाऊँगा। इलेक्शन के सिवा सब ऑप्शन बंद हैं, तमाम रास्ते बंद हैं, कोई तरीका नहीं है। इसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सियासी क़यादत मिलकर इस्तेहकाम पैदा करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपस की लड़ाई झगड़े बंद करो। तुम्हारी मईशत तबाह हाल है और तुम्हारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तुम्हारी सियासत तबाह हो रही है, तुम दुनिया में बदनाम हो रहे हो, तुम्हारी तरक्की के इम्कानात जो है वो कम से कम तर होते जा रहे। उन्होंने कहा चीन मदद करेगा इसमें माशी तरक्की में। ये भी कहा कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्होंने पाकिस्तान की क्या मदद की है। चीन ने तो ज़ाहिर है $30 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 10 साल हो गए CPEC को शुरू हुए। अब वक्त था कि इंडस्ट्रियल जोन बनते और जॉब्स क्रिएट होती। M1 का भी उन्होंने कहा कि यानी रेलवे वो जो कम से कम 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, यानी पिंडी से लाहौर, और अब आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और 2.5 घंटे में। और इसी तरह कराची का सफ़र भी लाहौर से 18-20 घंटे के बजाय आधा रह जाएगा। तो गालिबन इस वक्त तो शायद 24 घंटे लग जाते हैं बाहर गाड़ियों में। तो वो अब ये चीनी जो अपना उनका जो तजुर्बा है जो 87 में उन्होंने शुरू किया था डिंग शॉपिंग के ज़माने में, कि ओवरसीज़ चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की और मुल्क तरक्की की राह पे चल निकला। 4 बड़े इंडस्ट्रियल जोन उन्होंने बनाए, उसमें 5 साल के लिए उन्होंने टैक्स की रियायत दी, टैक्स माफ़ी दी, बल्कि उन्होंने 4 साल के लिए मांगी ओवरसीज़ चाइनीज़ ने, उन्होंने 5 साल के दी। पाकिस्तान में भी $200 बिलियन पड़े, इससे ज़्यादा रुपया पड़ा हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर वो इस्तेहकाम से मशरूत होता है। जी बिल्कुल। कोई मसनूई हुकूमत अगर बनाने की कोशिश की गई तो वो नहीं चलेगी। जी, लिहाजा फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है इस्तेहकाम का। यही चीनी चाहते हैं। अमरीकी भी इसकी तरफ मायल हैं, वो इमरान खान से खुश नहीं है। यूरोप भी इसकी तरफ मायल है। मुत्तहिदा अमारात और सऊदी अरब जो हमारे दोस्त हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं, वो भी सर इस आप तरफ मायल। सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि सियासतदानों समेत हर कोई जो है हमारे मुल्क में तकसीम का शिकार है? आप क्या समझते हैं, आपके नजदीक इस मसले का हल क्या है? सियासी जमातें तकसीम नहीं है, 2 महाज हैं। एक हुकूमती इत्तेहाद है, कोई इख्तदार छोड़ना चाहिए था। थानेदारी को SHO अपना ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए तो इख्तदार मुल्क का कौन छोड़ता है? और लेकिन ये कि जितने सर्वे हुए हैं, कोई 80% के लगभग लोग कहते हैं फौरी इलेक्शन होने चाहिए। और कोई 73 महीने पहले जो सर्वे 79% लोगों ने कहा था वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। नून लीग के वोट गिरकर 16% पे आ चुके हैं। इमरान खान के बढ़ के बाद सर्वेज में 59% हैं, बाद में 70 और 71% है। जी। तो तकसीम तो जाहिर है सियासत में होती ही है, लेकिन ये कोई आइन भी कोई चीज़ है। आइन इलेक्शन 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अपना तहलील हो चुकी है, तो उसमें इलेक्शन होने चाहिए। यही मसले का हल है। अच्छा, अब हारून साहब, आपने कहा कि ये तकसीम नहीं बल्कि 2 महाज हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आपको मजीद सियासी हलचल नजर आ रही है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कोई बड़ा इस्तीफा आने वाला है। कोई बड़ा इस्तीफा आने वाला नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। और हलचल तो ऑलरेडी है। हलचल दिखाई क्या देती है? मतलब है हलचल तो ऑलरेडी है, और इस हलचल में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही होता है जब कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं, यानी तजादात इंतहाई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, सब बंदी हो जाती है, तभी कोई फैसला होता है। और फैसला आखिरकार मज़ाकरात की मेज पे ही होता है। अच्छा सर, तो फिर इस सारी सिचुएशन में, सियासी हलचल में हमारे अवाम क्या करें? आप क्या समझते हैं, क्या हल है इस सारी सिचुएशन का? देखिए, जहाँ तक तो अवाम का ख्याल का सवाल है, तो वो दर्द दिल रखने वाले तो कायद आज़म जैसे लोग
होते हैं, लेकिन इमरान खान के दौर में कम से कम ये तो था, अयूब खान के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी माशी तरक्की हुई, ज़िया-उल-हक के दौर में भी माशी तरक्की हुई। हालांकि सिविल हुकूमतों में ज़्यादा होनी चाहिए, मगर फौजी जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये है कि तकरीबन आधा बजट पाकिस्तान का 17.4 बिलियन डॉलर जो है वो अमराक और इमारात पे खर्च हो जाते हैं। बड़े बड़े क्लब हैं, इस्लामाबाद क्लब है, राइफल्स क्लब है, फलां क्लब है, जिम खाना है लाहौर में, ये सब तकरीबन मुफ्त हैं। इस्लामाबाद क्लब का किराया जो है वो, जैसे वो जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक साहब ने कहा 1 रुपया सालाना है, 1 रुपया फी सालाना फी एकड़, और 100 एकड़ से ज़्यादा है। तो वो अवाम का ख्याल तो तब हो कोई इस्तेहकाम हो, नंबर 1, अवाम के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोग अपने हुकूक भीख के तौर पर रिक्वेस्ट करके तलब न करें, अपने हक के तौर पर। बरतानिया में जो नारा लगाया गया था कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा अगर हुकूक नहीं दिए जाएंगे, हमारे हुकूक दिए जाएंगे तो टैक्स दिया जाएगा। ये तो उसको तो खैर अब 200 साल होने को आए, तो लोगों में शऊर नहीं है अपने हुकूक का। लोग समझते हैं कि भाई कुछ खाता है तो लगाता है, कुछ खाता है तो कुछ लगाता भी है, ये नहीं। बहुत कड़ी निगरानी होनी चाहिए, बल्दियाती इदारे मजबूत होने चाहिए। पहले बात तो इलेक्शन फ्री होने चाहिए, बल्दियाती इदारे मजबूत होने चाहिए, सूबों के अपने इख्तियारात के इस्तेमाल की आज़ादी होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग ठीक होनी चाहिए, FBR मजबूत होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल उसने कहा IMF ने कि 400 अरब का इजाफा होना चाहिए 4000 अरब का टैक्स में, और वो 4000 अरब का कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। एक तो FBR इस काबिल ही नहीं है, दूसरा प्रोडक्शन होगी तो टैक्स आप वसूल करेंगे ना। अव्वल तो FBR, ये इस FBR के साथ तो टैक्स वसूल नहीं हो सकता, इसको तोड़ना चाहिए, इसकी जगह नया धारा बनाना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जहाँ तक टैक्स का मामला है, हम देखते हैं कि हर साल टैक्सेस में जो टारगेट होता है उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो अमली इक़दामात हैं उसमें हमें खातर खा जो है वो नज़र नहीं आती कोई प्रोग्रेस, क्योंकि जिस तरह आपने 4000 अरब के टैक्स की बात की, इसी तरह इस जून तक जो है वो भी जो हदफ है वो 8000 अरब डॉलर के लगभग जो है। पहले ये 6500 था, फिर उसको बढ़ाया गया। तो टैक्स ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए, इससे हुकूमत मजबूत होती है, हुकूमती इदारे मजबूत होते हैं, लेकिन इसका जो एक सेंट्रल वर्किंग कंडीशन होती है उसको भी मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले कई सालों में FBR में भी बड़े बड़े घपले होते हुए देखे, बड़ी बड़ी करप्शन होते हुए देखी है। तो अल्टीमेटली जब मार्केट की बड़ी मछलियां जो हैं वो टैक्स चुराएंगी तो फिर गरीब आवाम को इनडायरेक्टली वो टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त 48.35 की फूड इन्फ्लेशन इस वक्त जारी है ना मार्केट में। तो 48.35 जो है वो बहुत बड़ा फिगर है। अब फूड इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आप कुछ भी अगर जो आप ग्रोसरी करते हैं आप उनकी कीमतें इस वक्त तकरीबन 200% तक बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप इनडायरेक्टली टैक्सेस दे रहे हैं। यही अगर इसका एक मैकेनिज्म हो, एक सिस्टम हो, और वो लोग जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स दें जो कि वो चुराते हैं, तो गरीब आवाम पर इतना बोझ ना पड़े। बिल्कुल। और जमील, आपने जिस तरह से बात की, अब एक छोटी सी एग्जांपल दे दी तो अगर हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, आटे की कीमत में जब हम जाते हैं हर बार इजाफा होता है। अगर 4 महीने पहले आटे के एक थैले के रेट की बात करें तो वो तकरीबन 1200 का था, अब अगर आप जाके खरीदे तो 1700, लाल आटे की जो कीमत है वो 1700 रुपए हो गई है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी के लिए इस मुआशरे में रहना मुझे लगता है बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है। और जब आपने टैक्स की बात की, आई एम श्योर आप तो टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। मैं बिल्कुल टैक्स रिक्वेस्ट करें। अच्छा देखिए हिना, ये वाली बात जो है आपकी, इसी को मैं सेकंड करूंगा कि जो सैलरी क्लास है उनको तो टैक्स कट के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो टैक्स दे रहे हैं, एक तरफ हम डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर जनाब, जो सूरत हाल है अब देखना यह है कि जून में जो बजट पेश किया जाएगा वो कैसा होगा, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त फोकस ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और जून में एक अच्छा बजट दिया जाए। इसीलिए इंतखाबात को भी मुलतवी करने की कोशिश की जा रही हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात।
एक बार फिर खुशामदीद। बल्दियाती इंतखाबात सिंध में ज़िमनी बल्दियाती दंगल सजा और कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तफसील कुछ यूँ है कि जियालों का जश्न और भंगड़े भी इस वक्त जारी हैं। शहर कायद की 11 में से 7 यूसीज पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी ने 4 सीटों पर कामयाबी समेटी और पीपल्स पार्टी की कराची का मेयर लाने के लिए पोजीशन इस वक्त मजीद मुस्तहकम हो चुकी है। कराची की 246 यूसी नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 98 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 89 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ 42 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून 7, जमीयत उलमा इस्लाम 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने ज़िमनी इंतखाबी दंगल के नताइज को तारीखी करार दिया और एक बयान में कहा कि कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि कराची से कश्मीर तक अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत ही हमारा जो है वो फोकस है इस वक्त और कराची का मेयर भी जियाला ही होगा। इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में किसकी पोजीशन मुस्तहकम है और क्या आने वाले दिनों में जो है वो होगा, चेयरमैन किसका होगा। मेयर्स के हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या कराची के गर्म मौसम की तरह वहाँ पर सियासी माहौल भी इतना ही गर्म है और ये जो बल्दियाती दंगल सजा इसकी तफसील क्या है? बहुत शुक्रिया। जैसे कराची का पारा हाई है तो इसी तरह कल दिन भर इलेक्शन के दौरान जो है कराची की सियासी जमातों के कारकुनान का पारा भी हाई रहा। तमाम ही इजला में, जहाँ भी ये चारों इजला में गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ है, जिसमें ज़िला जुनूबी, ज़िला गरबी, इसके साथ ज़िला कोरंगी और ज़िला किमाड़ी, यहाँ पे हमने देखा कि सियासी जमात मतभेड़ रही, हाथापाई हुई तो कहीं गालम गलोच हुई और जो एक सियासी गहमा गहमी होती है, जो सियासी माहौल होता है, वो रात गए तक गर्म रहा। कहीं कहीं हमने ये भी देखा कि कहीं मामला बढ़ गए तो वहाँ पे तशद्दुद की नौबत आई, जिससे जमात इस्लामी के साथ कारकुनान भी जख्मी हुए। इसी तरह रात गए भी एक पोलिंग स्टेशन के बाहर जहाँ पे वोटों की गिनती का मरहला जारी था, जहाँ पे DRO का ऑफिस बनाया गया था, वहाँ भी रात भर नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। लेकिन बाखूबी ये इलेक्शन का जो मरहला था ये पाया तकमील तक पहुँच गया। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो कराची के 11 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें थी जहां पे उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से ये इंतखाब नहीं हो सका था और इस इंतखाब को कल किया गया है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अभी तक हमारे पास रिजल्ट सामने आए हैं, ऑफिशियल अभी इलेक्शन कमीशन ने तो उसको जारी नहीं करा, लेकिन उसमें 7 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो नशिस्तें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, जबकि 4 पे जमात इस्लामी कामयाब हुई है। हैरान कुन तौर पे हमें आपको थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की सीट जीतने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई दी और ऐसा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी हुआ है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर। जी शुएब बर्नी साहब, आपने नंबर गेम तो बता दी, कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन के बाद आपको कराची का मेयर किस जमात का नजर आ रहा है? देखिए, कल रात को भी सईद गनी ने बल्दिया टाउन में खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला ही कराची का मेयर होगा और उसके फौरी बाद ही हमने देखा कि बिलावल भुट्टो सरदारी का मीडिया में पैगाम भी आया कि कराची का जो जीत है वो सबको मुबारक हो और इस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुतमईन दिखाई देती है कि वो शहर में अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इससे कबल सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी की जानिब से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन की गई। हाफिज नईम और रहमान बहुत ज्यादा सीट से कामयाब हुए थे, लेकिन उनको तवक्कुआत यही थी कि मैं कराची का मेयर बन जाऊंगा। कुछ अरसा पहले जो जमात इस्लामी का मरकज है वहाँ पे उन्होंने हम लोगों से मुलाकात भी की थी। उनका यही कहना था कि हम सिर्फ एक सीट पे जाएंगे, अगर पार्टी कहेगी कि मेयर हम अपना ले आते हैं और डिप्टी मेयर जमात इस्लामी को दे देते हैं तो हम इस इत्तेहाद का हिस्सा वो मेयर के लिए, वरना हम अपोजिशन में बैठेंगे। हाफिज नईम और रहमान जो मेयर कराची हैं उनका ये कहना था। अच्छा, आपने इत्तेहाद की बात की शुएब बर्नी, क्या जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद होता हुआ भी आपको नजर आ रहा है? और अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है?
जी, हमने बिल्कुल इस पे तहरीक इंसाफ और जो जमात इस्लामी इन दोनों से बात की है। जैसे जमात इस्लामी के जो कराची के जो इंचार्ज हैं हाफिज नईमुर रहमान, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जब बात करते हैं तो वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती। तो इससे यही अंदाजा होता है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का कोलिजन होना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। गो के सियासत में कुछ भी हो सकता है, सियासत में कुछ भी कोई चीज आखिर नहीं होता, मुज़ाकरात हो जाते हैं, लोग पार्टीज आपस में बैठ के बात कर लेती हैं। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है जमील साहब, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई एक पेज पर बैठने के लिए कराची की मेयरशिप के लिए तैयार नहीं है। जी शोएब बर्नी साहब, धांधली पार्टी उठाएगी कि सूबे में शोएब बर्नी साहब, धांधली की भी आवाजें आ रही हैं, इसकी क्या डिटेल है? जी, धांधली तो देखें, जो सियासी जमात भी हारती है वो धांधली का इल्जाम लगाती है। कराची में हमने दिन भर देखा कि बहुत ज्यादा बेकायदगियां देखने में आई। कहीं पे हमने देखा कि बैलेट बॉक्स के बाहर पुरानी डेट्स के बैलेट पेपर्स पे स्टैंप हुआ था, यानी जो कल की डेट में ही बैलेट पेपर इशू नहीं हुआ था, वो हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा बाज जगहों पे जो नकाब पोश खवातीन थी वो नहीं थी, जिनका शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर होती है, वो दूसरी नकाब पोश खवातीन थी, आगे वोट कास्ट कर रही थी, उन्हें कहीं पे रोका गया। इसके साथ साथ कहीं पे हमने ये भी देखा कि सियासी जमात के कारकुनान पोलिंग ऑफिस में दाखिल हो गए, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे दरवाजे तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए, और एक वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे हरकत हुई कि लोग बजाय डायरेक्ट अंदर दाखिल हुए। इसके साथ साथ हमने दिन भर ये भी इलेक्शन के दौरान देखा कि किसी पोलिंग स्टेशन में जिसका वोट नहीं था वो वहाँ पे वोट कास्ट करना चाहता था। कहीं पे सियासी जमात दूसरे हलकों में उनका वोट था, वो कह रहे थे कि मुझे इसी हलके में। ठीक है शोएब बर्नी, साथ ही रहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन साहब इस वक्त चुके हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर मुंतखब करने जा रही है, जिस तरह सईद गनी साहब ने भी कहा और बिलावल भुट्टो साहब ने भी सबको मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो जियाले यहाँ पर जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन संभालेंगे। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी शुक्रिया। बिल्कुल, जो मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और ना सिर्फ कराची में, सिंध भर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पहले जनरल इलेक्शन में, कल भी जो बाई इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुस्तहकम पोजीशन ली, क्योंकि सिंध के लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो उनके लिए काम कर रही है, जो उनके लिए खिदमत कर रही है और उनके मसाइल हल कर रही है, और आउट ऑफ दी वे जाकर दिन रात चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट जो है मेंबर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली कल के इंतखाबात का जो भी नतीजा है वो एक एतमाद होता है अपने पब्लिक का, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम मासूद जरदारी साहब, जो लोग जो है वो अपनी लीडरशिप पे एतमाद करते हैं, उनको अपनी लीडरशिप के उन बातों पर एतमाद है कि जी ये हमारे मसाइल हल करेंगे। डेफिनेटली इस पूरे महंगाई के दौर में और इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में लोगों का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छी जो है वो फतेह हासिल की है। शर्जील मेमन साहब, जमात इस्लामी के कैंप से धांधली की आवाज़ें भी आ रही हैं, और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार भी की है, और उन्होंने कहा है कि हम ये जाली नताइज जो हैं ये कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में पीपल्स पार्टी का अगला लाहेमल क्या होगा? उनका ये कहना है कि पीपी जो है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाया। देखें जी, ये इस तरीके के इल्ज़ामात जो है ना वो हमेशा शिकस्त खुर्दा अनासर लगाते हैं, और मैं तो इसको नोटिस आपको एक चीज कर दूं, अगर आपने पता नहीं कल दोपहर को 3 बजे हाफिज नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं देखी, मैंने जरूर देखी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर साहब ऑलमोस्ट अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। लोगों को मिन्नतें कर रहे थे, जी बराए मेहरबानी आप निकलें घर से, आप लोग वोट नहीं निकालने आ रहे, आप हमें वोट दें। अब 2 घंटे इलेक्शन में रह गए थे, तो ज़ाहिर है वो भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बिल्कुल वायोलेशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी चले, और वो तो वायोलेशन करते रहते जमात इस्लामी, उसके बावजूद भी मतलब 3 बजे उनको पता था कि वो उनकी शिकस्त हो रही है। अब डेफिनेटली पब्लिक में कल मतलब बाद की सियासत करना, जो पोस्ट इलेक्शन सियासत करने के लिए, पोस्ट वोटिंग सियासत के लिए
उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी थी कि उन्होंने इल्जाम लगाना था। जी। कौन सी पोलिंग में धांधली हुई, कहाँ पे ठप्पे लगे, कहाँ पे वो प्रॉब्लम हुआ, वो कभी बात नहीं बताएंगे ये लोग। सिर्फ सरासरी और इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि जो मतलब इनके पास कोई और ग्राउंड नहीं है अपनी शिकस्त को तस्लीम करने का। सही। अच्छा शर्जील मेमन साहब, आपने जहां तक ये कहा कि पीपल्स पार्टी पर जो है वो अवाम ने एतमाद किया है और कराची समेत सिंध भर के मसाइल को भी हल किया जाएगा, आपकी विफाक में जो इत्तेहादी है MQM, उसके भी आपके साथ इत्तेहाद के बाद बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने उन्होंने जितने भी उनके साथ प्रॉमिसेस किए वो पूरे नहीं किए, तो क्या MQM के साथ भी बातचीत का अमल जारी है? देखिए जी, MQM हमारी वफाक में इत्तेहादी है और वफाक में जो भी प्रॉमिस हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे करना है। सिंध में उनके साथ जो भी हमारी कमिटमेंट है उस पर हम कायम है, लेकिन उनके MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बल्दियात उसके उस पर हैं, सॉरी सेंसस पर हैं, और सेंसस पे हमें खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद कह चुके हैं सेंसस के बारे में कि अगर सेंसस ठीक नहीं हुए तो हम हुकूमत से भी अलग हो जाएंगे। ये बात बिलावल साहब ने कही, फिर चीफ मिनिस्टर ने पर्सनली एक कोई मेरे सामने कोई 7-8 मीटिंग्स में फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि जी सेंसस जो है उस पर हमें एतमाद नहीं है। तो डेफिनेटली वो हमारी ग्रीवेंसेस हैं सेंसस में, तो ये तो उसमें तो MQM और हमारे स्टांस बिल्कुल सेम है। लेकिन सर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तनकीद तो पीपल्स पार्टी को बनाते हैं, उनका ये कहना है। अब उन्होंने भी पॉलिटिक्स करनी है सिंध में डेफिनेटली, तो उन्होंने किसी को तो टारगेट बनाना। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की तारीफ करना शुरू हो जाएंगी तो उनका अपना स्टांस कहाँ रहेगा, उनकी अपनी पोजीशन कहाँ रहेगी। तो डेफिनेटली MQM के यही पोजीशन है कि किसी न किसी चीज़ पर उन्होंने तनकीद तो करनी है। बिल्कुल सही। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने तफसील के साथ डिटेल्स भी शेयर की और जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध में स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कराची में, सॉरी आई एम सॉरी और सिंध, और क्योंकि सेंसस का ये जो मामला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंसस में जो है वो MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हैदराबाद और सक्कर की आबादी को जो है वो कराची से ज़्यादा गिना गया, ये भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमारे भी सेंसस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बट लेट्स सी कि बल्दियाती इंतखाबात में अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है। मेयर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की दौड़ है, उस पर देखते हैं कि सबकत कौन लेता है। नंबर गेम में हमारे ब्यूरो चीफ कराची शुएब बर्नी हमारे साथ थे। शुएब बर्नी, आपका भी बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने हमें आगाह किया। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। शाह चार्ल्स की ताजपोशी की खबर आप तक पहुंचाते हैं। 1066 से शुरू होने वाले इस सिलसिले में शाह चार्ल्स 40वें शाही हुक्मरान हैं। ताजपोशी की ये जो कुर्सी है, जिसे सेंट एडवर्ड्स चेयर या फिर किंग एडवर्ड्स चेयर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि बरतानिया में फर्नीचर का वो सबसे कदीम टुकड़ा है जिस पर कुल 26 बादशाहों की ताजपोशी की गई। शाह चार्ल्स अपनी अहलिया के हमरा शाही महल से डायमंड जुबली स्टेट के जरिए वेस्टमिंस्टर एबे पहुंची और आर्च बिशप और कैंटरबरी उन्होंने बादशाह से हल्फ भी लिया। हल्फ बर्दारी के बाद चार्ल्स को शाही चोगा पहनाया गया और उन्हें जो है वो तलवार और दस्ताने समेत शाही नवाजरात सौंपी गई। ये ऐसी एक तकरीब थी, पूरी दुनिया की नजरें इस तकरीब पर थी और हिस्टोरिकल, आई मस्ट से इट्स हिस्टोरिकल। मैंने तो खैर बहुत कैमिला का जमील जो लड़कियों का ज्यादा फोकस था, मैं मैगजीन्स वगैरह में देख रही थी, ऑनलाइन देख रही थी, मैगजीन ताज पर भी थी। इसके अलावा वो जो नेकलेस था जिसको लाहौर डायमंड्स जिसमें लगे हुए थे और कहा यह जा रहा है कि वो फोकस तो उस पे होगा ना, हमारा उस पे ही था, लाहौर डायमंड्स जिसको नाम दिया गया। बिल्कुल, और यहीं से वो गए थे वैसे। हाँ जी, यहीं से ही गए थे, इसलिए सारी खवातीन की जो नजरें हैं वो उस डायमंड नेकलेस पर थी जो क्वीन कैमिला ने पहना हुआ था। आपने ताज या हिना जी, तो क्यों ना सबसे पहले इस ताज के बारे में जो है ना वो तफसील से हम एक रिपोर्ट देखते हैं जी। 22 कैरात सोने और 444 बेशकीमत लाल जवाहिर से सजा 2.23 किलोग्राम वजनी और 1 फीट ऊंचा सेंट एडवर्ड ताज, ये वो तारीखी ताज है जिसे शहजादा चार्ल्स ने सर पर सजाया और दुनिया को दिखाया।
और ये एक ऐसी खास चीज है जो हम रोज रोज नहीं देख पाएंगे। ये ताज जिसे 1661 में चार्ल्स दोयम के लिए तैयार किया गया था, चार्ल्स के नहीं बल्कि सेंट एडवर्ड के नाम से मंसूब है। 11वीं सदी ईस्वी के एक एंग्लो सैक्सन बादशाह थे जिन्हें हाउस एडवर्ड द कन्फेसर ऑफ वेसेक्स का आखिरी अंग्रेज हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। वो मजहबी त्योहारों पर एक ताज पहना करते थे। उनकी वफात के बाद जब उन्हें सेंट करार दिया गया तो इस ताज को भी मुकद्दस ख्याल किया जाने लगा। 1220 में ये ताज पहली बार रस्म ताजपोशी का हिस्सा बना, जब हेनरी सोइम की ताजपोशी के लिए इसे इस्तेमाल में लाया गया, और फिर उसके बाद तो ये तख्तनशीनी की कार्रवाई का बाकायदा जुज शुमार होने लगा और बादशाहों ही नहीं मलिकाओं ने भी इससे इस्तेफादा किया। 16वीं सदी ईस्वी में शाह चार्ल्स अव्वल के कत्ल के बाद ओलिवर क्रोमवेल की हुकूमत ने इसे बेच दिया। ताहम कुछ मुअर्रिखीन दावा करते हैं कि उसे दीगर शाही नवादिरात के साथ पिघला दिया गया था। क्रोमवेल की वफात के बाद चार्ल्स दोम ने नए तख्तो ताज तैयार करवाए तो उसमें ताजे एडवर्ड भी शामिल था। शाही सुनार रॉबर्ट वाइनर से तैयार करवाया गया ये ताज असल ताजे एडवर्ड के बरक्स हीरों और रंगारंग कीमती जवाहिरात से मुज़य्यन था। गुज़श्ता 362 बरसों में चार्ल्स सोइम वो 7वें बादशाह हैं जिन्हें ये ताज पहनना नसीब हुआ। 1902 में शाह एडवर्ड हफ्तम का दिल इस पर आया भी तो बवजह अलालत वो इसे पहनने से कासिर रहे। जॉर्ज पंजम को भी यही भाया। उन्होंने इस पर कुछ कीमती पत्थर जुड़वाए और इसे सर की जीनत बना लिया। उनके बाद जॉर्ज शशम और मलिका एलिजाबेथ दोम भी इससे फैज़याब हुए। अब इसे चार्ल्स सोइम ने अपने नाम कर लिया है। कब तक के लिए किया है ये कोई नहीं जानता। जी व्यूअर्स, आपने रॉयल क्राउन की ताज की आपने हिस्ट्री जानी। जमील, जिस चेयर पे किंग चार्ल्स कल बैठे हुए थे उसके नीचे एक पत्थर है जिसकी एक हिस्ट्री है, तो अपने नाज़रीन को वो भी बताते हैं। बिल्कुल। बादशाहत का ताज चार्ल्स सोइम के सर पर सजाते वक्त वो जिस 700 साला कदीम कुर्सी पर निशिस्त अफरोज थे उसके नीचे एक पत्थर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, जिसे स्टोन ऑफ स्कोन या तकदीर का पत्थर भी कहा जाता है। 14वीं सदी ईस्वी से बरतानवी राज की रसूमाते ताजपोशी का हिस्सा बनने वाले इस तकदीर के पत्थर की इब्तदाई तारीख के हवाले से बहुत से किस्से कहानियाँ बयान की जाती हैं। ऐसी ही कहानी के मुताबिक स्टोन ऑफ स्कोन को हजरत याकूब का तकिया करार दिया जाता है और इसका ताल्लुक 3000 साल कबल फलस्तीन में यरूशलेम के शिमाल में वाक़ एक कदीम शहर बैथल से बताया जाता है और कहा जाता है कि 700 कबल अज़ मसीह में इसे मिस्र, सिसिली और स्पेन के रास्ते आयरलैंड लाया गया और फिर 840 कबल अज़ मसीह में ये स्कॉटलैंड के गाँव स्कोन में पहुँचा। ताहम माहिरीन आसार कदीमा की अक्सरियत इससे इत्तेफाक नहीं करती। डेविड ब्रीज जो तकदीर के पत्थर पर एक किताब के मुसन्निफ हैं की दलील है कि अगर ये हजरत याकूब का तकिया होता तो फलस्तीन के मुताबिक ये चूने का पत्थर होता, न कि रेगे संग से बना हुआ होता। मुसद्दिका तारीख के मुताबिक 9वीं सदी ईस्वी से 1296 तक स्कॉटलैंड में ताजपोशी की रसूमात स्टोन ऑफ स्कोन पर अदा की जाती थी, लेकिन फिर बरतानवी बादशाह एडवर्ड अव्वल ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया और इसे लंदन के वेबमिंस्टर एबी में मुंतकिल कर दिया। तकदीर के पत्थर की कहानी में अगला मोड़ उस वक्त आया जब 1950 में स्कॉटिश कौम परस्तों ने क्रिसमस के मौके पर इसे वेबमिंस्टर एबी से चोरी करके स्कॉटलैंड मुंतकिल कर दिया। ताहम चंद ही महीनों में इसे बाजियाब कर लिया गया। 1996 में उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम जॉन मेजर और मलिका एलिजाबेथ दोम ने बाहमी मुशावरत से स्टोन ऑफ स्कोन को मुस्तकिल बुनियादों पर स्कॉटलैंड को वापस करने का फैसला किया। उस वक्त से ये एडिनबर्ग कैसल में मौजूद था। अब इसे एक बार फिर वेबमिंस्टर एबी लाया गया। ताहम अब की बार इसे इत्तेहादी और दोस्ती की अलामत के तौर पर बाहमी रजामंदी से मुंतकिल किया गया है। तो जनाब, ताजपोशी की इस तकरीब में दौलत मुश्तरका के 14 रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक थे, जबकि बरतानिया के तमाम साबिक वज़राए आज़म को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। और इस तरह की ये जो तकरीब है 7 दहाइयों बाद पहली बार की गई और इसकी नौयत जो है वो रस्मी है, क्योंकि 74 साला बादशाह जो है वो 8 सितंबर 2022 को मलिका एलिजाबेथ दोम की मौत के बाद तख्त पर बैठे थे।
तो बादशाह चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी की ये जो है ये 1937 के बाद किसी बादशाह की पहली तकरीब है जिसे टीवी पर बराह रास्त भी दिखाया गया। और जमील जहां जी इस तकरीब पे जहां बहुत ज्यादा बात हो रही है, लाइमलाइट में थी, लोग जो है इसको लाइव दिखा रहे थे अपने अपने टीवी चैनल्स पर, वहीं पर इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई, इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ इतनी महंगाई है तो इतनी बड़ी तकरीब करने का क्या मकसद था, इतना ग्रैंड इवेंट। अच्छा, अब यूके के अंदर भी इस पर बहुत तनकीद की जा रही है क्योंकि बरतानिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ी है और वहाँ पर भी महंगाई इस हद तक बढ़ी है कि बाकायदा हम पिछले कुछ दिनों में एहतजाज होते हुए देख रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ, जिसमें रेल स्टाफ जो है उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया और ये सर्विसेज बंद कर दी और अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। वो इसलिए क्योंकि बाइंग पावर लोगों की कम हो गई और महंगाई इस कदर बढ़ गई कि उनका जो रोजमर्रा का एक्सपेंस है वो करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये तनकीद जरूर की गई कि एक तरफ तो अवाम के लिए जो है वो इतनी महंगाई है और मुश्किल हालात हैं और मुआशी जो हालात हैं इस तरह के, ऐसे में इतनी बड़ी तकरीब का सजाना जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं था। इसके अलावा खवातीन भी तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वो हमारा डायमंड नेकलेस हमें वापस करते हैं। हमारा तो बस एक ही मुतालबा है, वो डायमंड नेकलेस, सबकी नजरें उस डायमंड नेकलेस पर टिकी हुई थी। जी 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 जी, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से ही वो गया है, लाहौर से ही गया है। मैं आपको एक I need that bag. Why do you need that bag? इतना हमारा प्यारा, हमारी हिस्ट्री, हमारा वो असासा है। एक मिनट, what if you get that necklace back? उसको रखेगी कहाँ? वो यहाँ से चोरी हो जाएगा। वो जहाँ है वो हिफाजत में है। वो यहाँ जब आएगा तो उसके टोटे टोटे हो जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जितने लोगों की नजरें उस नेकलेस पर है और वो आपको पता भी नहीं चल रहा कि चोरी कब हुआ है। चोरी का कहाँ उसकी जगह फेक रख के जो है ना वो चले असली वाला जुगाड़ लगा लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसी कौम है कि हर चीज का हमारे पास बिल्कुल नेकलेस, आप इतना नेकलेस कर रही हैं, आपको नेकलेस की शायद एक स्टोरी याद नहीं है गिलानी साहब के दौर की। ठीक है, वो सबको तो याद है। छोड़े आगे बढ़ते हैं, छोड़े बाकी खबरों पर नजर डालते हैं जरा। हम जो है वो कुछ पॉजिटिव भी हम अपने नाज़रीन को बताते हैं ना। हम लाहौर से खबर देते हैं, हम लाहौर की बिल्कुल खबर देते हैं। ब्लू रोड का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जमील, आपने देखा भी होगा आते हुए, ऑफिस आते हुए फिरोजपुर रोड पे वो पेंट हो रहा है, एक स्पेसिफिक कलर है ब्लू टोन में जिसको पेंट किया जा रहा है रोड को, और बड़ा तेजी से काम जारी है। और अगर हम इसके फवायद की बात करें जमील, तो बेतहाशा इसके फवायद हैं। गर्मी के लिए कह रहे हैं कि अगर ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा और सूरज की जो रोशनी है ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का और एशिया का पहला शहर बनने जा रहा है। और ये जो इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इससे पहले ये हॉलैंड, फ्रांस, कतर समेत कई यूरोपीय और मशरकी वुस्ता के ममालिक में इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। बिल्कुल, आलूदगी को कम करने और सेहतमंद माहौल को फरोग देने के लिए जो है वो गर्मी का मुशाहिदा बचाने वाली खसूसियात भी इस मंसूबे में शामिल हैं। मंसूबा लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद, मजीद पायदार और माहौल दोस्त बनाने की जानिब एक कदम है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जनाब ये, और हमारी दुआ है कि ये टाइम पर पूरा हो जाए मंसूबा। टाइम पर और कुछ नहीं, देखें इसकी लागत तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन चलें टाइम पर पूरा हो जाए, लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। क्योंकि पिछले कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि कलमा चौक का जो अंडरपास है वो लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। लेकिन जमील, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बड़ा तेजी से यहाँ पर काम जारी है और लोग दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि टाइमली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। अब हम भी जरा टाइमली ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ब्रेक लेते हैं जनाब, 10 बजे की आप हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, और आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर थैलेसीमिया की थोड़ी सी बात करें तफसील से, तो ये खून की खतरनाक बीमारी है और अगर मरीज को बर वक्त खून ना दिया जाए तो उसकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। और हुकूमती सतह पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान में इसके लिए कोई सर्वे नहीं किया गया है। और यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में शाया होने वाली तहकीकी मुकाले के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया कैरियर्स जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 90 लाख है। और थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की आबादी का 6% हिस्सा जो है वो थैलेसीमिया में मुब्तला है। और अगर बात करें हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वो इलाके
जहां पश्तून भाई हमारे हैं और वो ज़्यादा तादाद में आबाद हैं और वो उनके ख़ानदान के अंदर जो है वो अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है कि बीमारी जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ख़ानदानों में ही शादियाँ करते हैं, ऐसी चीज़ को तरजीह देते हैं और उनकी नस्ल में थैलेसीमिया की शरह जो है वो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने भी फैसला किया 2009 में असेंबली में एक कानून पास करवाया जिसके बाद सूबे में कोई भी शादी जो है से पहले थैलेसीमिया की तशखीस के लिए एक टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़्यादा लाजमी है और इसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निकाह रजिस्ट्रार पर होगी कि वो निकाह रजिस्टर कराने से पहले जोड़े के टेस्ट की तस्दीक करें। और कानून के मुताबिक अगर निकाह रजिस्ट्रार जो है वो अगर इसकी तस्दीक नहीं करता और निकाह जो है रजिस्टर कर देता है तो उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा और 10,000 रुपए उसको जुर्माना भी अदा करना होगा। बिल्कुल जनाब, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद थैलेसीमिया के इन मरीजों की याद मनाना है जो इस बीमारी के नतीजे में इंतकाल कर गए हैं और इन लोगों की हौसला अफजाई करना है जो अभी तक जिंदा हैं और रोजाना इसके साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। थैलेसीमिया नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली एक मौरूसी बीमारी है जिसकी वजह से मरीज के जिस्म में खून कम बनता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में शाया होने वाले एक तहकीकी मकाले के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया कैरियर्स की तादाद तकरीबन 90 लाख है। कम से कम 40,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला हैं और इनकी जिंदगी का दारोमदार हर माह खून की तब्दीली पर है, जबकि पाकिस्तान में हर साल खून की तब्दीली पर इन्हसार करने वाले 5,000 से 9,000 बच्चों का इजाफा हो जाता है। फातमीद ब्लड फाउंडेशन के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख बच्चे इस मरज का शिकार हैं। थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की आबादी का 6% थैलेसीमिया में मुब्तला है। पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में निजी ब्लड बैंक्स हैं जो आवाम से खून के अतियात इकट्ठे करते और इन्हें थैलेसीमिया के मरीजों को मुहैया करते हैं। इसी पर तफसील से बात करते हैं। डॉक्टर अदनान गिलानी साहब, मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और इस हद तक पाकिस्तान में इसका फैल जाना, इसकी क्या वजूहात है? ये थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक मौरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि 2 कैरियर अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में जो है वो आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसका मतलब है कि उसकी सारी लाइफ जो है वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली इट्स अ डिफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कि इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बन नहीं पाता, यानी हीमोग्लोबिन की एक चेन है स्पेसिफिक जिसको बीटा ग्लोबिन चेन बोलते हैं, उसका डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये जो आने वाला मरीज़ है वो सारी ज़िंदगी अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है और उसकी वजह से दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो उस 25% में जब बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ आ जाता है तो 3 से 4 माह की उम्र में वो जो खून अपनी माँ से कैरी करके लेकर आता है तो वो उसकी बॉडी में ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आगे ठीक खून बन नहीं रहा, तो उस वजह से उसको फिर वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें पता चल जाता है कि बच्चा पीला पड़ा है, उसको भूख नहीं लग रही है, खून की कमी के तमाम असरात नज़र आएंगे। पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहाँ से जाके कंफर्म हो जाता है कि ये थैलेसीमिया मेजर है और फिर थ्रू आउट दी लाइफ वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी 10 से 15 रोज़ के बाद उसको 1 बोतल खून की लगती है तो मज़ीद 10 से 15 दिन गुजर पाते हैं। अच्छा सर, बच्चे में कैसे पता चल सकता है? क्या प्रेगनेंसी में माँ को टेस्ट कराना चाहिए और क्या आप हर कपल को सजेस्ट करेंगे कि अगर एक खातून है वो कंसीव करती है तो उनको सबसे पहले जाके ही टेस्ट कराना चाहिए? वो टेस्ट है कौन सा? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि डिजीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस से और ईरान से। आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं जी। वो इस वजह से फ्री कंट्री हैं कि उन्होंने शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया, यानी मैरिज रजिस्टर करने से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो उस वक्त तक उसको रजिस्टर नहीं करते जब तक थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट साथ ना लग जाए। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम शादी से पहले इस तरफ आ जाएं कि हम लोग इसका टेस्ट करवा लें। अगर जोड़े का आप नहीं भी करवा सकते तो किसी एक का भी करवा लें तो भी हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे, क्योंकि एक का करवाने से आगे थैलेसीमिया मेजर नहीं आ सकता। अच्छा। तो अगर हम शादी से पहले ये करवा लें तो डिजीज हमारी कंट्री से भी हम भी 0 थैलेसीमिया बन जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि जिस तरह हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि हम इंटर कज़न मैरिजेस करते हैं और इसमें यह है कि अगर शादियाँ हो जाएं, शादी होने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप हेल्दी बेबी लें
तो उसका ये है कि 3 माह के अंदर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप उसका एक टेस्ट करा लेते हैं जिसको CVS या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं। और उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। लेकिन अगेन उसमें ह्यूमन एरर हो सकता है क्योंकि आप उस तह तक नहीं पहुंच पाते, आप बाहर से सैंपल ले रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये भी हो जाता है कि आप सैंपल ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कज़न मैरिजेस में ही ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, या जो बाकी कपल्स आपको इस वक्त देख रहे हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, क्या उनके लिए भी ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है? नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है कि असल में होता ये है कि जब आप एक फैमिली के अंदर एक कैरियर मौजूद है तो इसका मतलब उस फैमिली में मल्टीपल कैरियर्स मौजूद हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि तनासुब ज़्यादा है कि हम लोग इंटर कज़न मैरिजेस करते हैं, और कई तो इलाके ऐसे हैं कि अगर वहाँ पे कैरियर मिल भी जाए और आप उन्हें मना करें तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे बचपन की शादियाँ हैं, ये सारा कुछ टूट जाएगा। एक तो ये कज़न्स वाली बात आ जाती है। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आपने इंटर कज़न मैरिज नहीं की लेकिन 2 कैरियर अगर आपस में शादी कर लेते हैं, वो चाहे किसी दूसरी रंग से, दूसरी नस्ल से हैं, फिर भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है कि 25% चांसेस है। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चे हैं उनकी लाइफ फिर क्या होती है? जिस तरह आपने कहा कि थ्रू आउट द लाइफ वो इसी पेन में रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त बच्चा डायग्नोज होता है तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत मुश्किल सी घड़ी होती है जिस वक्त पता चलता है, क्योंकि उस वक्त ब्लड लेने के लिए सारे रिलेटिव्स वगैरह सब अजीज़ व क़ारिब आ जाते हैं, वेल विशर्स आ जाते हैं। लेकिन एक डोनर जो है वो एक दफ़ा ब्लड देने के बाद 3 माह तक दोबारा ब्लड नहीं दे सकता, और बच्चे को 15 से 20 दिन के बाद एक बैग की ज़रूरत है। फिर उस वक्त इस बच्चे को ऐसे इदारे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे जाके वो रजिस्टर हो जाए और उसको जो है वो वहाँ से फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपसे पहले आपने जिक्र किया, सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा जिसमें तकरीबन 7000 के करीब रजिस्टर्ड केसेज़ हैं। और होता यह है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, आके रजिस्टर हो जाता है, तो उसको ना सिर्फ थैलेसीमिया के लिए ब्लड, साफ़ और सेहतमंद खून, इसके साथ साथ हम लोग तमाम तर मेडिसिन जो हैं वो वहाँ से फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं। उससे ये होता है कि पेशेंट का जो बर्डन है वो बिल्कुल भी पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक पेशेंट जो है वो मंथ का तकरीबन 40 से 45,000 में कॉस्ट करता है। और आजकल के ज़माने में आपको पता है घर चलाना मुश्किल है, तो वैसे मरीज़ को लेके चलना तो वैसे ही पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से ब्लड मिलने के साथ साथ इसके साथ पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले ये होता था ये मरीज़ मुश्किल 12 से 15 साल तक पहुँचते थे, लेकिन अब पर्पस बिल्ड थैलेसीमिया सेंटर्स होने की वजह से हमारे पास मरीज़ 40 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं, मैरिड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा रहे हैं और उसके साथ साथ सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की 40-50 साल तक, उसके बाद क्या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है जिस वजह से बच्चे या बड़े जो जिनमें ये बीमारी की हम कहते हैं कि तशखीस हो जाती है, वो लोग अपनी लाइफ को आगे नहीं लेकर चल सकते? क्या रीजंस हैं? रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो पेशेंट्स में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं। अब बार बार उसको खून लग रहा है, देखिए सबसे पहले खून का साफ और सेहतमंद होना ज़रूरी है। आप किस टेक्निक से खून को स्क्रीन करके लगा रहे हैं, यानी एक मरीज़ खून लगवाने आ रहा है, खून तो उसको मिल गया लेकिन पेशावर किसी नशा करने वाले से ले लिया तो उसने अपने आप को HIV ट्रांसमिट करवा लिया। उस वक्त की तो उसको लाइफ मिल जाएगी लेकिन बाद में वो मौत के मुँह में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो साफ और सेहतमंद खून होना ज़रूरी है। अगर लकीली उसको सारी ट्रांसफ्यूजन हेल्दी हो भी गई हैं तो उसके बाद उसमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से आयरन अकोमुलेट होता है। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं तकरीबन 200 माइक्रोग्राम आयरन इनकी बॉडी के अंदर हर ट्रांसफ्यूजन से चला जाता है और बॉडी 1 से 2 मिलीग्राम जो है वो निकाल पाती है। तो बाकी जो आयरन बच जाता है उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके बैठता है। अल्टीमेटली जब वो हार्ट की तरफ जाता है तो हार्ट काम करना छोड़ देता है। अब इस आयरन को निकालने के लिए जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है, जिसमें एक पेशेंट्स को डेली तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन जिस्म के साथ एक पंप के ज़रिए 10 से ज़्यादा घंटे साथ लगा रहता है। उसके ज़रिए उसके जिस्म से वो इजाफी जो औलाद है उसका इखराज होता है। अब वो रेगुलरली अगर करवाता रहता है, उसको मेडिसिन मिलती रहती हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें वो किसी रीज़न की वजह से सारा कुछ नहीं ले पाता है तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है जहाँ जहाँ आयरन जाएगा वो उसके लिए जहर बनता है। तो क्या सुंदस फाउंडेशन में ये जो इंजेक्शन की आपने बात की औलाद को निकालने के लिए, तो क्या वो लगाया जाता है? इज इट एक्सपेंसिव एज वेल? जी, ये इंजेक्शन जो है वो अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी है जो बना पाई है। अच्छा। और पूरी वर्ल्ड में वही इंजेक्शन जो है वो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पेशेंट्स को ना सिर्फ ब्लड, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इसके साथ इंजेक्शंस, और इसके साथ समटाइम्स ये होता है कि अगर आप सिंगल इंजेक्शन दे रहे हैं वो उसके लिए इनफ नहीं होता। अच्छा। तो फिर हमें उनके साथ उनको बड़ी एक्सपेंसिव टैबलेट्स होती हैं जो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। पेशेंट हमारे पास स्टे करता है 4 घंटे के लिए। उस 4 घंटे के अंदर हम उसको सारा कुछ गाइड कर देते हैं कि अब आपकी सेहत यहाँ पे फॉल करिए, ये मेडिसिन आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट विजिट में जो है वो हम आपके दोबारा इन्वेस्टिगेशंस करवा के मैनेज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें हमारी एक ही छत तले मुयस्सर है और फ्यूचर में हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं इनकी कॉम्प्लिकेशंस को आसान करने के लिए, जिसके लिए हमने लाहौर में लैंड एक्वायर कर ली है। वहाँ पे हम ये करेंगे कि इन तमाम पेशेंट्स को अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ देंगे। अगर उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, अगर उसे सर्जरी की ज़रूरत है तो वहीं पे होगी, अगर कार्डिक चेकअप है तो वहीं पे होगा। तो ये अंडर वन रूफ एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल होगा जिसमें थैलेसीमिया के मरीज़ के लिए वो किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो वहीं पे मैनेज करेंगे। थैलेसीमिया का मरीज़ जो है वो उसके 100% क्योर के कोई चांसेस नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए? देखें 100% क्योर जो है दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसमें आप पेशेंट का ट्रांसप्लांट कर दें, लेकिन उसमें सबसे पहले देखना ज़रूरी ये है कि एक तो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 से 6 मिलियन इसकी कॉस्ट आ जाती है। नंबर 1 तो ये है। सेकंड ये है कि उसका जो फर्स्ट सिबलिंग है वो 100% साथ मैच होना चाहिए। प्रेफरेबल ये है कि आपका जो पार्टनर है जिससे आप मैरो ले रहे हैं या डोनेशन ले रहे हैं वो 100% जो है वो मैच हो। उसके बाद इसके सक्सेस के चांसेस 80-20 हैं और उस 20% में उसको दोबारा ब्लड भी लगना शुरू हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेशन की वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो चल जाती है तो उसको किसी न किसी इन्फेक्शन लगने की सूरत में डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनका मैच भी हो जाता है तो वो ये चॉइस की बजाय इस तरफ आ जाते हैं कि हमारा मरीज़ इस प्रोसीजर के बाद फौत होने के बजाय हम उसको जिंदा देख तो रहे हैं, तो वो फिर प्रेफर करते हैं रेगुलर ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिकेशन। कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को उनका ये फोकस होता है कि बेहतर बनाया जाए। और सुंदस फाउंडेशन का यहाँ पर मैं तस्करा करना चाहूँगी कि मैंने पर्सनली विजिट किया, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल, टीम उनकी बहुत पूरी प्रोफेशनल थी और जो पेशेंट्स जमील वहाँ पर आए हुए थे उनकी फैमिली से जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दे वर वेरी सेटिस्फाइड और इतनी वो दुआएं दे रहे थे। तो सुंदस फाउंडेशन से मुतालिक अगर लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या वैसे डोनेशंस देना चाहते हैं, क्या तरीकाकार है? देखिए हमारा सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों का ट्रस्ट है हमारे पास। जिस तरह आप हमारे पास तशरीफ लाएं आपने देखा है, इसी तरह से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से हम लोग ब्लड जो है वो कलेक्ट करते हैं। अच्छा। और मेनली हमारा फोकस हेल्दी कम्युनिटी होती है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे मामलात से दूर रहते हैं और उनका ब्लड जो है वो हेल्दी होता है। तो हमारे कैंप्स लगते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन समटाइम्स ये होता है जैसे आपने जिक्र किया समर वेकेशंस वगैरह में और इन चीज़ों में ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुंदस ज़रूर तशरीफ़ लाएं, ला के देखें कि हम किस तरह के काम करें और उसके बाद हमें डोनेशंस दें। वो चाहे ब्लड की डोनेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल डोनेशन है, आपकी ज़कात है, अतियात है, आप किसी भी सूरत में सुंदस को डोनेशन दे सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि आप तक पहुँचने का, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या हमें अपनी कोई ज़कात, अतियात, सदकात देना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sundas.org जिस पे सारी डिटेल्स हैं। इसमें यह है कि अगर आप नहीं आ सकते तो हमारा नुमाइंदा आपके पास हाजिर हो जाएगा, जहां आपकी फाइनेंशियल डोनेशन है वो आपको उसकी एक प्रॉपर रसीद दे देगा और अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जिसमें आके वो आपको वहाँ पे ब्लीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब मैं आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे बेसिकली, ख़ास तौर पर उनको, जिस तरह आपने कज़न मैरिजेस की बात की कि इंटर कज़न मैरिजेस जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है थैलेसीमिया के फैलाव का, तो एहतियाती तदाबीर में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? देखिए मैं आज थैलेसीमिया डे के हवाले से तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। हमारे यहाँ ये है कि जब किसी को हम टेस्ट का बोलते हैं तो वो उसको अपनी अना का मसला बना लेता है कि मुझे आप टेस्ट के बारे में, पेरेंट्स के लिए मसला बन जाता है कि मेरे बच्चे के टेस्ट के बारे में बोल दिया। देखें अगर आज आप लोग इसका थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराएंगे और कल आपकी फैमिली के अंदर थैलेसीमिया कोई ऐसा मरीज़ आ गया तो वो उस मरीज़ के लिए सिर्फ मसला नहीं है, वो पूरे ख़ानदान के लिए मसला है। उसकी सारी ज़िंदगी के लिए आपको खून के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, उसकी मेडिसिन के लिए, फिर हर वक्त आपको ये डर रहेगा कि इसकी किसी भी लम्हे डेथ हो जाएगी। तो इस खुदारा इस मुश्किल से बचने के लिए एक 3 cc सैंपल देके आपका ब्लड का टेस्ट हो सकता है और सुंदस फाउंडेशन उसको फ्री ऑफर कर रहा है। आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपकी पूरी फैमिली स्क्रीन कर देंगे, अगर आपके बहन भाई हैं उनको भी स्क्रीन कर देंगे और ये भी बता देंगे कि आपने कल को इसकी शादी इसके साथ करनी है और इसकी इसके साथ नहीं करनी। तो इससे जो है वो डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। और सेकेंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ब्लड हमारी ज़िंदगी में 90 to 120 डेज़ के बाद
टूट जाता है, जिसम में दोबारा फिर बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी थैलेसीमिया के मरीज को, सुंदर फाउंडेशन के मरीज को, या किसी भी जगह पे जहाँ पे थैलेसीमिया या ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड डोनेट कर देते हैं, तो किसी के लिए वो 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है, 10 से 15 दिन की सांस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन हमारे यहाँ बना हुआ है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जिस्म फूल जाता है, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, और ब्लड डोनेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत वीकनेस आ जाती है, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, इनको भी प्लीज़ दूर कर दें। देखिए, ब्लड डोनेशन दुनिया का सेफेस्ट प्रोसीजर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका टाइम पीरियड यानी 3 माह का पीरियड जो है वो पूरा होना चाहिए। जहाँ तक ये बात आपने की है कि इससे जिस समय कोई वीकनेस हुई थी, तो ये सिर्फ सोसाइटी की बनाई हुई मिथ्स हैं कि कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसकी बॉडी में कोई पार्ट कम हो जाता है या उसको कोई ऐसी होती है। हाँ, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ फेयर के कोई देता है, देने के बाद ये समझे कि उसकी बॉडी में बहुत कमी हो गई है, तो वो क्योंकि देने से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हुआ होता है, तो और एक थिंकिंग इस तरह की हो जाए तो उस वक्त हल्का सा चक्कर सा आ जाए। अदरवाइज ब्लड देने से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही किसी किस्म का कोई वेट गेन होता है। अगर कोई ये कहे कि जो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ और उसके बाद वो जितनी नॉर्मल डाइट है उससे डबल शुरू कर दे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अदरवाइज ब्लड डोनेशन इज द सेफेस्ट प्रोसीजर। बल्कि कहा जाता है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका नया ब्लड जो बनता है रिप्लेनिश होता है। जी एग्जैक्टली, बल्कि फ्रेश हो जाता है, और आपका जो ऑलरेडी खून जो है वो भी एक बार अच्छे से फिल्टर हो जाता है, और नया ब्लड जो है वो बॉडी में एंटर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया जो है जिस रेशो से बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, क्या उसी रेशो से सहूलियात भी मौजूद हैं हमारे मुल्क में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में थैलेसीमिया सेंटर गवर्नमेंट लेवल पे इस कदर फ़ाल नहीं है कि थैलेसीमिया के एक मरीज़ को मुकम्मल सहूलियात मैसर आ सकें। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ब्लड डोनेशन आप किसी जगह पे जाकर करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो ब्लड कितना हेल्दी है। हमारे पास डोनर जब आता है तो हमारे पास एक, जिस तरह जिक्र किया इन्होंने, लेबॉर्ट्री में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जिसके ऊपर हम 99.9% सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो जिसने ब्लड डोनेट किया है उसको हेपेटाइटिस या कोई ऐसी उनकी 5 बड़ी बीमारियां हैं वो स्क्रीन करते हैं जो आगे जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखना ये ज़रूरी होता है कि डोनर कितना हेल्दी है। अगर आपने उससे ब्लड ले लिया और लेने के बाद आपने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया किसी ऐसे इदारे में, किसी ऐसी जगह पे, किसी गवर्नमेंट के सेटअप में जहाँ पे स्क्रीनिंग ठीक नहीं है, तो उस मरीज़ को आपने वो तमाम बीमारियां लगा दी जो बीमारी वो बंदा लेकर साथ आया था। तो बजाय आप थैलेसीमिया के मरीज़ को हेल्थ या सेहत, बेहतर सेहत देने की बजाय आप उसको मज़ीद बीमार करके भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले तो स्क्रीनिंग का फुकदान है, अच्छे लेवल की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और उसके बाद ये है कि फिर उसके बाद वो ब्लड जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज करें। खालिद अब्बास डार साहब का भी हम यहाँ पर तस्करा करना चाहेंगे, लिविंग लेजेंड है हमारे मुल्क के, वो भी सुंदस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से वो सुंदस फाउंडेशन के साथ जुड़े? असल में खालिद अब्बास डार साहब तो हमारे थैलेसीमिया के लिए तो बहुत काम करते हैं, और ये डायरेक्टर साहिबान है जिसमें खालिद अब्बास डार साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, सुहेल अहमद अजीज़ी साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, ये तमाम लोग हैं। मुन्नू भाई आपको पता है हमारे चेयरपर्सन थे और वही रहेंगे। उन्होंने थ्रू आउट दी लाइफ थैलेसीमिया के मरीज़ों के साथ बहुत काम किया, और आखिरी दम तक वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के साथ, सुंदस फाउंडेशन के मरीज़ों के साथ रहे हैं। तो अपने जाने से पहले उन्होंने अपने लास्ट कॉलम में जिक्र किया था, और ये जिम्मेदारी इन डायरेक्टर साहबान के सर पे डाल गए थे। तो थैलेसीमिया के बच्चों को अपने बच्चे कहते थे, तो वो कहते थे कि मेरे जो ये बच्चे हैं ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे जाने के बाद वो उन बच्चों को ना मुरझाए हुए फूल कहते थे कि सुंदस फाउंडेशन से कतरा कतरा उनको जाता है तो बच्चे दोबारा खिल जाते हैं, तो वो कहते थे फूल मुरझाने नहीं चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो उसके बाद से खालिद अब्बास डार साहब पहले भी आते थे, लेकिन उसके बाद से ये है कि वो रेगुलरली हमारा पार्ट बन गए, और मुन्नू भाई के साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी थी, अटैचमेंट थी, तो उसी चीज़ को आगे लेकर चल। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, वो बच्चे जो थैलेसीमिया का शिकार हैं, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या वो उनकी लाइफ नॉर्मल होती है? लाइक उनकी पढ़ाई, स्कूल आना जाना, ट्रैवलिंग, एक्सरसाइज, क्या इन चीज़ों पे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नॉर्मल होती है? देखिए, थैलेसीमिया के मरीज़ को जब तक आप ब्लड टाइम पे लगाते रहेंगे तो आपको कभी फील भी नहीं होगा कि ये पेशेंट है और इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जिस सेंटर में वो जा रहा है वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन में हमारे पास हर किस्म का डॉक्टर मौजूद है। हमने रेडियो डायग्नोस्टिक यानी अल्ट्रासाउंड तक की फैसिलिटी अपनी ही सेंटर में स्टार्ट की हुई है। अब इन पेशेंट्स का जब रेगुलर एक ही बंदे से चेकअप चलता रहता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट जो है वो किसी गलत हाथों में जा रहा है। और एक डॉक्टर जो रेगुलरली देखता जा रहा है, सालों से देखता आ रहा है, उसको अपने पेशेंट के बारे में मालूम होता है कि इसका लीवर क्या परफॉर्म कर रहा है, हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ इसकी मेडिसिन में से निकालनी है।
तो इस तरीके से पेशेंट्स हेल्दी रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कभी ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पेशेंट लेथार्जिक फील करेगा, ब्लड की कमी की वजह से पीला रहेगा और वीकनेस फील करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करते हैं। जहाँ तक तालीम का सवाल है तो हमारे पास माशाल्लाह बेशुमार पेशेंट्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, बेशुमार ऐसे हैं जो मीडिया के अंदर सर्व कर रहे हैं और बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में भी काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इसके साथ हम लोग उनको इतनी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी सेहत दे रहे हैं, इसकी वजह से वो ठीक है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अदनान गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और थैलेसीमिया का जिस तरह आज दिन मनाया जा रहा है, थैलेसीमिया पर बात करना बहुत ज़रूरी था और वो एहतियाती तदाबीर जिनका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते साल के साथ। तो इस बीमारी से पहले, शादी से पहले इस बीमारी को जांचना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपकी मुलाकात बहुत ही टैलेंटेड लोगों से कराएं, हम आपकी मुलाकात म्यूजिशियन से कराएं और अपकमिंग सिंगर्स से कराएं। यंग टैलेंट जो है वो हम ढूंढ कर लाते हैं आपके सामने, और कोई तो ऐसे होते हैं जिनको ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि ये इसलिए ढूंढना पड़ता है कि कब वो मुल्क में वापस आए तो उनको हम अपने सेट पर बुलाएं, और अपने सेट पर बुला लें। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसे सिंगर से जो कि बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर हैं, डिजाइनिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की। और म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक है वो बिजनेसमैन, बिल्कुल, लेकिन गाना उनका शौक है, बाय पैशन। मतलब मैं ये कहूंगी कि वो एक सिंगर हैं और एनसीए में उनका एडमिशन भी हो गया, लेकिन इसको क्यों नहीं परसू किया, उन्हीं से पूछना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शफीक और उनके साथ तशरीफ फरमा है वजाहत, जो कि गिटारिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। तो उस्मान, ये क्या हुआ? मतलब एडमिशन हो गया एनसीए में और म्यूजिक कहते हैं कि बहुत मुश्किल से एनसीए में एडमिशन होता है। मुझे लगता है कि उस्मान ने बिजनेस को प्रेफरेंस दी, डिजाइनिंग को। एक्चुअली मेरी जो बैकग्राउंड है फैमिली बिजनेस फैमिली है, तो ऑब्वियसली फैमिली की वजह से मैं उसको नहीं परसू कर सका और फिर बिजनेस में आना पड़ा। सबने कहा होगा म्यूजिक पढ़ के क्या करोगे, फैशन में जाओ, फैशन पढ़ो। छोटा भाई है मेरा, वो क्रिकेटर है जी, ही इज अ नेशनल लेवल क्रिकेटर। मुल्तान सुल्तान को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ 2 दफा, तो उसने सबसे ज्यादा जोर दिया, यार छोड़ो क्या करना है तुमने। तो भाई को कहते हैं भाई मैं जाऊंगा, कल को आपके ही ओपनिंग जब बड़ी बड़ी मैचेस होंगे तो उन पे क्या पता मैं परफॉर्म करता हुआ नजर आऊं। ये इसका गाना भी हो सकता है कि वो गाना भी आ रहा हो। बिल्कुल। सो गाते हुए कितना अरसा हो गया आपको उस वक्त? सिंस चाइल्डहुड, लाइक जब से मैं स्कूल में था, स्कूल में ही परफॉर्म वगैरह करता था। अच्छा। और जो स्कूल के जो शोज वगैरह होते थे उसमें परफॉर्म करता था, देन कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, और देन इसको प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। तो सीखा भी आपने? नो, सीखा नहीं है मैंने। अच्छा, सीखे बगैर ही आपने जो है वो अपने इस सफर को जारी रखा। यस यस यस। ओके, तो कौन कौन से सिंगर्स पसंद है आपको? मुझे वैसे पर्सनली जो मुझे पसंद है, आबदा परवीन बहुत ज़्यादा पसंद है, और नुसरत फ़तेह अली खान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऑब्वियसली आपको पता है इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम भी हैं और इनके काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं पर्सनली इन दोनों सिंगर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो उस्मान, मुझे ये बताओ, आजकल ये जो रैप आ रहा है और बड़ा ही कोई फजूल किस्म का रैप आ रहा है, और मैं नेम व्हाई वुड यू से दैट, लाइक फजूल आ रहा है? बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोगों का फेवरेट है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क हिम कि क्यों हमारी यूथ, आप ये पूछे कि मुझे क्यों फजूल लगता है? वो एक्चुअली में फजूल है, मतलब उसमें कुछ मुझे लगता है कि नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी हमारी यूथ, क्या अब हम उस तरह के हमारे सुनने वाले कान नहीं रहे, या यूथ का इंटरेस्ट अब किसी और तरफ चला गया? हमारा लिरिक्स पे अब गौर नहीं होता, अब हम बीट पकड़ते हैं कि बीट अच्छी है, इस गाने की वाइब बड़ी कूल है, ये क्या है? अब देखेंगे जो जॉनर होता है कोई भी, कुछ भी ट्रेंडिंग पे जो चल रहा होता है, कोई एक बंदा कोई एक गाना ट्रेंडिंग पे चला जाता है, आप हर आर्टिस्ट को देखेंगे उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है वो, तो उसकी वजह से फिर हर बंदे को वो करना पड़ता है जो यूथ सुनती है। ऑब्वियसली जो यूथ, बेसिकली तो म्यूजिक की जो ऑडियंस है वो है यूथ, जो आजकल का म्यूजिक है, तो उसकी वजह से फिर आपको वो उसको फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। तो आपका फेवरेट जॉनरा क्या है? मेरा फेवरेट जो है वो सूफी है और पंजाबी फोक जो है। सूफी और पंजाबी फोक, ओके, जबरदस्त। कुछ सुना दे। तो सबसे पहले क्या सुना रहे हैं आप? मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूंगा नुसरत फतेह अली खान का दिल लगी सुनाना चाहूंगा। अरे वाह, श्योर, यस प्लीज। वफाओं की हमसे तवा
मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल, ये दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जख्म पे जख्म दुखा के जी अपने लहू के घूंट पी, जख्म पे जख्म दुखा के जी अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में। और उस्मान कहना चाह रहे हैं तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। यस, यस। तो मोहब्बत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोहब्बत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा रिसेंटली अक्टूबर में निकाह हो गया। अरे वाह माशाल्लाह। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। ये आफ्टर निकाह तो आपको बड़े खुश होकर देनी चाहिए, ठीक है? आप ऐसा लग रहा है कि अंजाम मोहब्बत का अच्छा नहीं हुआ। नहीं, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब से निकाह हुआ है मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है मोहब्बत का। ऑब्वियसली निकाह के बाद ही मोहब्बत की, उससे पहले नहीं की। अच्छा, उससे पहले नहीं की। उससे पहले बस लोगों को तंग किया ज्यादा। ओके, और आपको लोगों ने कितना तंग किया? मुझे लोगों ने लाइक ग्रुप में ज्यादा मशहूर इसी बात पे होते थे कि यार हम लोग ही ज्यादा तंग करने वाले हैं, हमें तंग करने वाले तंग पड़ जाते थे। इस सवाल पे आपके जो साथी है ना वो हंसे हैं। इसी बात पे वजाहत को तो पता है ना हमारा। जब मैंने ये पूछा कि आपको कितने लोगों ने तंग किया तो वजाहत के बेइख्तियार जो हंसी आई है ना चेहरे पे, मैं वजाहत से जानना चाहूंगा वजाहत क्या डिटेल है इसकी, ये क्या? बस आपको पता है लाइफ, बल्कि लाइफ के फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेज की डिटेल आप हमें बताएंगे पहले? अभी मैं तो इनको काफी देर से जानता हूँ, तो बस जब लड़कपन था तब से भी होता है, आपको पता है सब लोग गुजरते हैं उन चीजों में। वो उस दौर से हर बंदा ही गुजरता है, वो एक फेज होता है। तो क्या हर साल की अपनी एक कहानी है? हाँ, एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंट नए लोग, हर साल नए लोग, कोई नए चेहरे। चाह रहे हैं वो नहीं बताना। नहीं, उस्मान को लोगों ने ज्यादा तंग किया या उस्मान ने? नहीं, उस्मान भाई तो बड़े डाउन टू अर्थ, जरा ग्राउंडेड रहते हैं, ज्यादा तंग नहीं करते। हाँ, नहीं। इनको लोग ज्यादा तंग करते थे। एक्चुअली जो फन होता है ना, आपको पता है जिंदगी में वो होना चाहिए। ज्यादा सीरियसनेस भी जो है ना वो बंदे को बोर कर देती है, और अपने ग्रुप के अंदर ही आप बोर हो जाते हैं, आपसे लोग तंग आना शुरू कर देते हैं। अब ज्यादा वो लोगों को जो है ना वो चीजें बता भी नहीं सकते कि यार इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह कर लो। बस ये कि थोड़ा सा बंदे को जो है ना वो रहना चाहिए, लाइक फॉर्मल थोड़ा सा रहना चाहिए, और थोड़ा शुगल मेले में रहना चाहिए, ताकि हर बंदा आपके साथ वो जो है ना वो इजी रहे, जलन हो जाए। अच्छा, अब पंजाबी फोक की आपने बात की, तो क्यों ना आप हमें कुछ पंजाबी फोक में भी सुना दें? श्योर, पंजाबी फोक में आपको सुना देते हैं। एनीथिंग। मैं आपको अपना प्रीवियस जो मेरा रिलीज सॉन्ग है मैं आपको वो सुनाऊंगा। अच्छा, श्योर। सजना वे। ठीक है, ठीक है। यस। सजना वे आजा वे तेरे नाल मिलाइया अखियां वे, सजना वे आजा वे तेरे नाल मिलाइया अखियां वे, मारी होइया मैं चन्ना तेरे ख्यालां दी, तेनू ना खबर कोई मेरे बुरे हालां दी, आजा मही तेरे लई हर वेले मंगा दुआवा, दिल मेरा जाए मेरी मैं तेरे तो वारी जावा, सजना वे आजा वे तेरे नाल मलाइया अखियां वे, सजना वे तू जो गया रावाना रुस गईया अखियां वे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अभी ईद के बाद भी आपका एक गाना रिलीज हुआ है। यस, वो भी सुना दें। तो क्यों ना फौरन से उसकी फरमाइश करें? फौरन से भाई, बगैर टाइम जाया किए।
ईद के बाद जो मेरा गाना रिलीज हुआ है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड। बिल्कुल इंटरेस्टेड। ये एक्चुअली जो सॉन्ग है ना, ये लिखा हुआ है, कोरियर बॉय आता था मेरे घर पे कोरियर देने के लिए, तो उसको पता था कि मैं सिंग करता हूँ, गाता हूँ। उसने मेरे प्रीवियस जो सॉन्ग्स वगैरह भी सुने हुए थे, तो वो मुझे कहता है कि उस्मान भाई, मेरी एक स्टोरी है, मेरी और मेरी जो फियांसे है, उसने मिल के एक गाना लिखा हुआ है। अच्छा। उसकी वैसे वो फियांसी नहीं थी, वो उसकी लाइक उनका आपस में आंख में टक्का चलता था, ठीक है, तो उसके दौरान उन्होंने गाना लिखा था। ओके। तो ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, उसने मुझे कहा कि उस्मान भाई, मेरी विश है कि प्लीज आप वो गाना जो है ना, वो प्लीज उसको आप सिंग करें और उसको रिलीज करें, ताकि डेडिकेट कर दूं। मैंने कहा यार चलो कोई मसला नहीं है। मैंने फिर उसके ऊपर उसका वो सारी कंपोजिशन उसकी की। उसके बाद मेरे म्यूजिशियन है एजाज अहमद जी, वो बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन है, उनको मैंने दिया कि एजाज भाई इसको कंपोज कर दे जरा प्लीज। एजाज भाई ने कंपोज किया, और कंपोज करने के बाद फिर हमने उसको प्लान किया कि टर्की जाके जो है वो इसका शूट करेंगे। इसका जो शूट है वो सारा मैं टर्की करके आया था जाके, ससी का। यस, जबरदस्त। और आपके इस ट्रैक का नाम है ससी। ससी। तो आपसे अब सुनते हैं ससी। ससी, यस यस यस। लैला नालो ससी नालो वध के तू सोनी है, वेखे आ जदों दा तैनू सोची यही गल, सुने असी सच्चा प्यार कदी भी नहीं मिलदा, इत्थे जिंदगी भी असी हार बैठे आ, अखियां ते डुल गया, हाय असी रुल गया, अखियां ते डुल गया, हाय असी रुल गया, वेखी जदों अख तेरी दुनिया नू भुल गए, पहली बारी होए ने हाल बुरे दिल दे, वेखे आए मुख तेरा दिल हार बैठे आ, केड़ी सिफत रब दी है, सोच आंदी पल पल है, सोचे असी जी लांगे बावां विच तेरी असी, जीना हुण नाल तेरे, बस तू ही है हल इक मेरा, वेखी जदों अख तेरी दुनिया नू भुल गए, पहली बारी होए ने हाल बुरे दिल दे। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त Very nice, जबरदस्त। very थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सुनो पाकिस्तान। थैंक्स टू यू, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और ऑब्वियसली इसके लिए सारा क्रेडिट आपको जाता है, बिकॉज आप इमर्जिंग आर्टिस्ट जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस। थैंक यू वजाहत, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू उस्मान, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाबियां अता फरमाए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद जनाब। क्रिकेट की बात करेंगे। ग्रीन शर्ट्स की वनडे में हुक्मरानी महज 2 दिन की मेहमान रही और न्यूजीलैंड से आखिरी वनडे में शिकस्त ने रैंकिंग में 3रे नंबर पर ग्रीन शर्ट्स को धकेल दिया। तो जनाब दूसरी जानिब एशिया कप और वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तनाज़ा जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी में उठाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब कल दुबई रवाना होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी गारंटी मांगेगा कि वो भारतीय टीम को पाकिस्तान में शेड्यूल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भेजेगा और तहरीरी गारंटी के बाद पाकिस्तान रवां साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी आइंदा हफ्ते दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के आला ओहदेदारान के सामने अपना मौकिफ भी रखेंगे। अब जहां तक भारतीय मौकिफ है कि जो वर्ल्ड कप का मामला है उसको चैंपियंस ट्रॉफी और इन चीज़ों से अलग रखा जाए और अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। लेट्स सी कि ये मामला भी किस तरफ जाता है। बिल्कुल जी, हमारी भी, हम जब अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे कि मुल्क को जो है और हमारी स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, कल्चर को, इन तमाम चीज़ों से दूर रखा जाए, पॉलिटिक्स की नज़र ना किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो तनाज़ा है जल्दी से हल हो जाए। बिल्कुल जनाब, और सुनो पाकिस्तान से अब हम आपसे इजाजत लेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।